हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। तो आज से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने वाले हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप भी देख चुके होंगे, क्योंकि जितना भी अभी एग्जाम हो रहा है तो आप कोई भी एग्जाम को उठाकर देखिए, वहां पर आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रहा है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत लोगों को डर लगता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखते ही वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, या फिर जो पढ़ते हैं वो तो सॉल्व करेंगे ही। कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने में हार्ड लगता है, एक्चुअल में वो हार्ड है नहीं। और एसएससी में जो क्वेश्चन पूछता है वो ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछता है, नॉर्मल लेवल होता है और आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब कंप्लीट होगा तो आपका लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे तो पहले आप उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉपी पर हेडिंग लगाइए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग इसको कुल 4 मेथड से कंप्लीट कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट देखा जाए एक्चुअली में वही 4 मेथड से ही होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट कर सकता है। तो 4 मेथड क्या क्या है वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड होगा बेसिक मेथड। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड कहने का क्या मतलब है? तो फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला से जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं सॉरी, देखिए बेसिक मेथड के बाद आता है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, उसके बाद अगला जो मेथड होगा वो होगा रेशियो मेथड। और सबसे लास्ट में आप लोग पढ़े होंगे, जो पहले ही कहीं अगर पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा ट्री मेथड। ट्री मेथड, ये टोटल 4 मेथड्स हैं। इन्हीं 4 मेथड्स पे पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों को एग्जाम जैसा अभी हम लोग का ऑनलाइन होता है, उसको ध्यान में अगर रखें तो ये जो 2 मेथड है, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड, इसी पे अगर आप अपना कमांड बना लेते हैं तो यही 2 मेथड से पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म किया जा सकता है। लेकिन हमको सीखना चारों मेथड है, बेसिक भी सीखना है, ट्री मेथड भी सीखना है और ये दोनों मेथड भी सीखना है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अप्लाई किसको करना है? तो ये 2 मेथड्स, कमांड आपको इसी 2 मेथड बनाना है। बाकी जो ये 2 मेथड है इसको हम सिर्फ सीख करके रख लेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप इस मेथड से थोड़ा सा फंस जाएंगे, तब जाके आपको यूज करना है ट्री मेथड। लेकिन ऐसा बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है एसएससी जिसमें आप सक्सेसिव या रेशियो में फंसेंगे, ठीक है। तो मेन जो है हम इसी पर कमांड बनाएंगे, ठीक है। बाकी ये जो 2 मेथड है सिर्फ हम लोग सीखते हुए चलेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़े थे तो हमने उसमें क्या क्या देखा था? एक होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो P से डिनोट करते हैं। एक होता है रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं दर, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। और एक होता है टाइम, जिसको हम लोग समय बोलते हैं, जिसको T से डिनोट करेंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट में ही हमने देखा था क्या? सिंपल इंटरेस्ट, एक वर्ड सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते थे क्या? साधारण ब्याज, जिसको हम लोग SI से डिनोट करते थे। लेकिन अभी अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कि ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग CI से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? CI से डिनोट करते हैं। अमाउंट, एक होता था क्या?
जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, तो जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तो अमाउंट ए इक्वल क्या था, पी प्लस एस आई था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस एस आई के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो सी आई यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो हमको क्वेश्चन पे देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस हम शॉर्ट में अगर बताएं तो सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज जो मिलता है, जो ब्याज लगता है वो किस पर लगता है, मूलधन पर लगता है। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ब्याज जो है वो ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। मतलब आप शॉर्ट में याद रखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज। यही आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ते पहले हम देखेंगे डिफरेंस दोनों में क्या है। तो देखिए डिफरेंस को पहले हम आपको बताते हैं। डिफरेंस क्या है वो देखिए पहले। देखिए यहां पर डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, एस आई एंड सी आई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस है यही हम लोग देखेंगे। तो यहां पर एक तरफ लिखते हैं एस आई और एक तरफ लिखते हैं सी आई। पहला साल ये है, दूसरा साल ये है, तीसरा साल। ठीक है, अगर हम पहले साल की बात करते हैं तो यहां पर हम प्रिंसिपल को पहले मान लेते हैं कुछ। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल जो है उसको हम मान लेते हैं 100 और रेट मान लेते हैं 10%। ठीक, तो देखिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर एस आई और यहाँ पर सी आई, यहाँ पर पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। अगर हम पहले साल की बात करते हैं तो 100 में 10% के रेट से अगर ब्याज लगेगा तो 10 रुपया ब्याज लगेगा। ठीक है, अब हमको पता है कि पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, आप याद रखिएगा। पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, मतलब यहाँ भी 10 रुपया ही ब्याज मिलेगा। दूसरे साल की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा साल में साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज में मूलधन पर ही ब्याज लगता है, मतलब यहाँ भी 100 पर ही ब्याज लगेगा तो 10 रुपए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, मतलब कि मूलधन पर 10% ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। ये जो 10 रुपए पहले जो ब्याज मिला था उस पर भी 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 1 रुपया ब्याज और मिलेगा। तो टोटल कितना ब्याज जाएगा, 11 रुपए। ठीक है, तीसरे साल की अगर हम बात करते हैं तो फिर से यहाँ पर मूलधन पर ही ब्याज लगेगा तो 10 रुपए, लेकिन यहाँ पर आते हैं सीआई में तो मूलधन पर तो 10% ब्याज लगेगा ही, 10 रुपए ब्याज मिलेगा ही। लेकिन आगे जो इधर ब्याज जो मिला है इस पर भी क्या मिलेगा, हमको 10% ब्याज मिलेगा, मतलब इसका 10% क्या होगा 1, इसका 10% 1 और इस 1 का 10% 0.1, या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 11 का 10% तो 1.1। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 12.1। ठीक है, अब जरा देखिए ये पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, अगर हम पूरा कंप्लीट 3 साल का बात करते हैं, 3 इयर्स का, तो 3 साल में टोटल कितना ब्याज मिला साधारण ब्याज में 30। लेकिन अगर आप यहां पे जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 33.1। तो देखिए यही है डिफरेंस। डिफरेंस कितना का हो गया, यहाँ पे मिला 30 का, यहाँ मिला 33.1 का, मतलब 3.1 का क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो यही होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस। इसको मैं एक तरह से और भी समझाते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए अगर हम सिर्फ एसआई की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ एसआई की, तो अगर प्रिंसिपल को हम 100 मानते हैं, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। अगर इस पे हम 10% ब्याज लेते हैं,
तो एक साल में ये कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना देंगे हम, 110 रुपए देंगे। 2 साल की बात करते हैं, अगर 10% के रेट से अगर हम दूसरे साल की बात करते हैं तो इसी पर ब्याज लगेगा, ये हो जाएगा 120। फिर हम तीसरे साल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 130। मतलब कि ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज पर ही, मतलब मूलधन पर ही क्या लग रहा है, ब्याज मिल रहा है। लेकिन यही बात अगर हम एसआई पर करते हैं तो ये प्रिंसिपल तो 100 है, ठीक है, ये प्रिंसिपल तो 100 है। इस पर अगर हम 10% ब्याज लेते हैं, अगर हम इस पर 10% ब्याज लेते हैं एक साल के लिए, तो हमको पता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के लिए क्या होता है, बराबर। मतलब ये 110, मतलब ये प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। यहाँ भी ये प्रिंसिपल था और ये हमारा अमाउंट था, यहाँ भी ये प्रिंसिपल और यहाँ भी ये हमारा दूसरे साल का अमाउंट था। ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, समझे। लेकिन यहाँ पर इसको तो छोड़ देंगे अभी आप, यहाँ पर ध्यान से देंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल 100 था, एक साल में ये 110 हो गया अमाउंट। लेकिन अब जो आगे ब्याज लगेगा वो इसके लिए दूसरे साल के लिए अगर हम बात करते हैं तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल ये हो जाएगा, मतलब ये प्रिंसिपल है, आगे जो आएगा अमाउंट। अब उसके लिए प्रिंसिपल ये नहीं है, अब आगे का प्रिंसिपल उसका ये है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, यहाँ 2 ईयर नहीं, सेकेंड लिख लीजिए, सेकेंड ईयर, यहाँ पर फर्स्ट, इसमें भी सेम कर लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। तो सेकेंड ईयर के लिए, मतलब दूसरे साल के लिए अगर हम बात करें तो ये प्रिंसिपल है, आगे क्या आएगा, अमाउंट। अगर प्रिंसिपल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 121। मतलब कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो सीधा अगर हम 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना मिलेगा, 21 मिल रहा है। मतलब अमाउंट 2 साल में कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अगर फिर से हम आगे बढ़ते हैं 10% के रेट से तीसरे साल का, तो ये उसका प्रिंसिपल होगा, आगे जो आएगा वो अमाउंट होगा। मतलब प्रिंसिपल क्या होता है, उस पहला साल का अमाउंट दूसरे साल का क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। दूसरे साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 131.1। समझ में आया, यही है डिफरेंस। इस पे ब्याज कहाँ मिल रहा था, इस प्रिंसिपल पे, लेकिन इस पर ब्याज कहाँ मिल रहा है, इस पर प्रिंसिपल के अलावा चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलता है उस पर भी ब्याज लग रहा है। मतलब कि एक साल में जो अमाउंट था, एक पहला साल का जो अमाउंट था वो दूसरे साल के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल। फिर दूसरे साल का जो अमाउंट था वो तीसरे साल के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। तो यही है डिफरेंस। उम्मीद है डिफरेंस क्या है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और बेसिक मेथड यानी कि हम लोग फॉर्मूला पहले देखते हैं, बेसिक सा फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देखिए अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 का पावर t, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर यदि प्रत्येक वर्ष के लिए दर अलग अलग हो, अगर रेट जो है प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग होगा तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल रेट अलग अलग हो जाएगा, बस R1/100। जितना साल बोलेगा उतना साल के लिए चलेंगे आगे, 3 साल बोलेगा तो 3 बार लिखेंगे, ठीक है। जितना रेट दिया हुआ रहेगा अलग अलग रेट, उतना सब साल तक जाएंगे, ठीक है, उतना बार लिखेंगे और आगे ये चलते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। एक फॉर्मूला और बनता है कि यदि समय t पूर्णांक x/y के रूप में हो तब फॉर्मूला क्या बनेगा। तो फॉर्मूला बनता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर t और इंटू में बनता है 1 प्लस x/y इंटू R/100।
ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन आपको बस एक फॉर्मूला यही याद रखना है, इसका कहीं भी जरूरत इन लोगों का नहीं पड़ेगा। अगर कहीं पड़ता, अगर फॉर्मूला आप याद रख लेते हैं तो आपको घाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो आप याद रख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला के बिना भी हम क्वेश्चन को आपको करके दिखा देंगे, और फॉर्मूला से ज्यादा आसान आपको लगेगा जो मेथड हम और बताएंगे आगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करिए। तो चलिए गाइस, अब जो हम लोग 4 मेथड्स जो बताए थे आपको, तो सबसे पहले हम देखते हैं सक्सेसिव मेथड। बेसिक तो आपको समझ में आ ही गया, फॉर्मूला से बनाएंगे तो फॉर्मूला तो बता ही दिए। अब बढ़ते हैं सक्सेसिव मेथड की ओर। ये हमारा यहां से मेन मेथड शुरू हो रहा है, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या है? तो सबसे पहले हम 2 साल के लिए सक्सेसिव बताएंगे, फिर 3 साल के लिए, फिर 4 साल के लिए। 4 साल के लिए उतना यूज नहीं होगा, बस 2 साल और 3 साल का सक्सेसिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो 100 है। ठीक है, 100% मान के चलेंगे, और रेट जो है उसको हम मान लेते हैं 8%। ठीक है, और टाइम मान लेते हैं 2 साल। ये 2 साल के लिए हम सक्सेसिव बता रहे हैं। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। या फिर कभी कभी आप बोल सकते हैं, आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेट। तो इक्विवेलेंट रेट का मतलब क्या है कि 1 साल में 8% के रेट से ब्याज लगेगा, तो 2 साल में कितना, तो 2 साल में कंबाइंड मिला करके कितना ब्याज मिलेगा वो हम लोग निकाल लेंगे, वो होगा इक्विवेलेंट रेट। जैसे कि हम लोग बट्टा पढ़ते थे, जब डिस्काउंट जब पढ़े थे, वहां पे हम आपको इक्विवेलेंट रेट के बारे में बताए थे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में बताए थे कैसे करते थे। जैसे मान लेते हैं एक बार डिस्काउंट 10%, दूसरा साल 15% डिस्काउंट दिया, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते थे, 10 + 15 माइनस 10 गुने 15 बटा 100। यहाँ माइनस बता सकते हो वहां पे। तो इसी तरह 2 साल का अगर हम मान लेते हैं यहाँ 10% आता, तो 2 साल का इक्विवेलेंट रेट अगर बात करें तो 10 फिर से 10 और फिर से 10 गुने 10। तो बात वही है, इसको आप 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए या फिर इक्विवेलेंट रेट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, लिख देते हैं इक्विवेलेंट रेट, ठीक है, ऑफ सीआई। तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ सीआई बोलिए या डायरेक्ट बोलिए कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना होगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखेंगे 2r + r² / 100%। ये फॉर्मूला आया कहां? तो सक्सेसिव मेथड में आप पहले क्या पढ़े थे फॉर्मूला, x + y + xy / 100। ठीक, यही फॉर्मूला पढ़े थे आप शुरू से। तो जरा सोचिए, रेट तो यहाँ पे प्रत्येक साल 8% रहेगा, तो यहाँ भी r, यहाँ भी r, यहाँ पे r² हो जाएगा। तो ये क्या बना, r और r 2r बन जाएगा। ये तो फॉर्मूला वही है। हाँ, ये जब मान लेते हैं अगर रेट अगर अलग अलग होगा, यहां लिख देते हैं इफ हिंदी में लिख देते हैं यदि दर प्रत्येक वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष अलग अलग हो, तब हम रेट क्या यूज करेंगे? तो डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे क्या, फॉर्मूला सीआई का। तो वही x + y + xy / 100, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला बना। तो अब देखिए, ये जो फॉर्मूला आया 2r + r² / 100, इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये आता कैसे है। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, मेन ट्रिक यही पे है, मेन जो कंसेप्ट है यही है। इसी को सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला हम याद रखेंगे। ठीक है, ये 2 साल के लिए इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे आया कैसे, देखिए प्रूफ। जो प्रूफ हम लोग करेंगे इसको हम डायग्राम से करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। इसको प्रिंसिपल है 100, ठीक है, ये है प्रिंसिपल। इसको हम 2 तरह से 2 साल के लिए निकालना है, इसलिए 2 पार्ट में बांट लेंगे, पहला साल और ये दूसरा साल। पहला साल अगर 8% के ब्याज रेट से ब्याज लेंगे तो r ब्याज मिलेगा, यहाँ भी r ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो पहला साल तो r ब्याज मिला, दूसरे साल क्या मिलेगा, तो दूसरे साल जो है
ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, मतलब इस पर भी R% के ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम आपको बताएं, ये ऊपर वाला जो बनता है ये है हमारा SI साधारण ब्याज, और ये जो पूरा बन रहा है ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो पूरा बन रहा है आपको हम दूसरे पेन से करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो बन रहा है पूरा तीनों, ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज CI। ठीक है, तो देखिए ये जो डायग्राम से हम जो बताएं ये कुछ और नहीं है, ये जो डायग्राम है ये कुछ और नहीं है, इसी को बोलते हैं ट्री मेथड। इसी को बोलते हैं ट्री मेथड। इस तरह का ट्री बनाते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, इसी में यहाँ पर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं 2 साल के लिए, तो यहाँ पे R ब्याज मिला, यहाँ पे R ब्याज मिला, टोटल कितना हो गया 2R। ठीक है, और यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है R²/100, तो प्लस करेंगे R²/100। तो देखिए यही फॉर्मूला हम आपको लिखवाए थे, तो यही चीज जो है डायग्राम से आपको समझा दी है। ठीक है, यही है, और यही डायग्राम को बोलते हैं ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड में क्या है, ऊपर वाला जो R और R है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज, और ये पूरे को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये है हमारा प्रिंसिपल, ये है हमारा प्रिंसिपल। अगर आपको डिफरेंस बोलेगा कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो ये वाला जो बच जाता है ये भी हमारा अंतर होता है। ठीक है, खैर ट्री मेथड से हम आपको ये अंतर वाला क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार मेथड बताएंगे, आपको ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो चलिए, हमने अभी देखा 2 साल का सक्सेसिव। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 साल का सक्सेसिव। ठीक है, देखिए ये है सिंपल नंबर। अगर हम प्रिंसिपल को मानते हैं 100% और रेट मानकर चलते हैं R%, और इस बार टाइम कितना हम निकालेंगे 3 साल का सक्सेसिव। ठीक है, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट याद रखना है 3 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बोले या इक्विवेलेंट रेट बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3R पॉइंट, यहाँ पर स्लेश देकर लिखेंगे 3R² और ये R3। ये जो डिजिट है इसको हम लिखेंगे 2 डिजिट में। लाइट कट गई है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा अगर ब्लैक थोड़ा सा लाइट का कोई इशू है तो मैनेज कर लीजिएगा, है ना। आपको बोर्ड तो पूरा क्लियर दिख रहा ही होगा। ठीक है, देखिए यहां पर अगर देखें इसको तो ये है R डिजिट, ये क्या है, सॉरी ये जो डिजिट इसमें लिखेंगे ये 2 डिजिट पे लिखना है, यहां भी लिखना है 2 डिजिट पे, इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला के फॉर्म पे हम नहीं लिखे, जैसे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2 साल का जो सक्सेसिव का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, ये बताया था। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को अगर इस फॉर्म पर याद रखना चाहते हैं तो आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा वहां पे जहां पे हमने आपको सक्सेसिव बताया था 2 साल के लिए। तो इसको भी आप इस फॉर्म पे अगर लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखिएगा 2R और यहाँ पर R²। इसको आप लिखिएगा 2 डिजिट में। ये कुछ नया नहीं है, यही मेथड है। अभी जब हम आपको बताएंगे तो पता चल जाएगा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। कैसे, देखिए अगर हम रेट की जगह हम 10% नहीं 5% मान लेते हैं तो 5 दूनी 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25/100, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 10.25, कितना होगा। लेकिन अगर आप इससे करते हैं, इस मेथड से, यहाँ पर देखिए तो क्या करना है, इधर से करना है आपको, किधर चलना है, इधर चलना है। तो यहाँ पर R² बोला है, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 डिजिट पे लिखना है तो एक 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, और 2R मतलब 5 दूनी 10। तो ये फॉर्मूला था और ये यहां से डायरेक्ट आता है इस तरह से, तो कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला भी याद आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप वहां पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और 3 साल के लिए जो सक्सेसिव बना ये हमारा ये बना, 2 साल के लिए सक्सेसिव जो बना ये हमारा ये बना, या फिर फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला बना। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं ट्री मेथड से भी। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट करिए। अब इसका हम देखते हैं प्रूफ। देखिए प्रिंसिपल जो है उसको हम 100 मानते हैं ट्री मेथड में। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है।
3 साल बोला है तो 3 तो ट्री बनाएंगे। ये पहला साल का ट्री है, दूसरा साल और ये तीसरा साल का है। R% के रेट से यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, ठीक है। तो ये जो बना, ये 3 तो R जो है इसको हम लोग क्या बोलते थे, SI बोलते थे, ठीक है। अब हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज, तो इस पर भी ब्याज लगेगा, तो R²/100। यहाँ पर अगर आते हैं तो इस पर और इस पर भी ब्याज लगेगा, तो R²/100, R²/100। तो देखिए ये जो चीज है वो 3 बार आ गया, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर ब्याज जो लग रहा है वो इस पर भी तो ब्याज लगेगा। यहाँ पर जो ब्याज लगा वो इस पर तो लग गया, लेकिन इस पर नहीं लगा, तो इस पर भी ब्याज लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा R³/10,000, ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला का, तो R कितना हो गया, 3R, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। फिर R² का टर्म कितना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर स्लेश देके लिखेंगे 3R²। 100 को नीचे नहीं लिखना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर। उसके बाद R³ का एक टर्म है, तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे R³। ये जो 100 है उसी के बदले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 डिजिट पे लिखना है। क्या लिखना है, 2 डिजिट। यहाँ पर भी लिखना है 2 डिजिट में, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है, यही है हमारा 3 साल का सक्सेसिव, ठीक है। तो इसी तरह से 4 साल का भी सक्सेसिव आप निकाल सकते हैं, है ना। तो हम डायरेक्ट आपको 4 साल का सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं, इसको आप इसी तरह से ट्री मेथड से उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए 4 साल का सक्सेसिव क्या होता है, हम आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसका ज्यादा यूज होगा नहीं, आपको हम डायरेक्ट वैल्यू याद करवा देंगे 4 साल के लिए, ठीक है। देखिए 4 साल का सक्सेसिव, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखेंगे, 4 × R के बाद पॉइंट लगाएंगे स्लेश 6R², फिर 4R³, उसके बाद R⁴। सब जगह पे क्या लिखना है, 2 डिजिट पे लिखना है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 2 डिजिट, यहां भी लिखिएगा 2 डिजिट, ठीक है। तो यही है हमारा 4 साल का सक्सेसिव, ठीक है। तो सक्सेसिव मेथड यही है। अब हम लोग बढ़ते हैं रेशियो मेथड। उसको समझने के बाद हम उसको 1-2 क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर लेंगे और उसी से समझेंगे कि सक्सेसिव मेथड कैसे सॉल्व होता है और रेशियो मेथड कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग रेशियो मेथड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेशियो मेथड कैसे बनता है और क्या होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, ठीक है। रेशियो मेथड को अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर हम रेट को 10% मानकर चलते हैं, 10% कहने का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। 1/10, तो 1/10 का मतलब यहाँ पे मतलब ये क्या है, नीचे वाला जो वैल्यू है ये हमारा प्रिंसिपल है और ये जो हमारा है वो रेट है। लेकिन अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट याद होगा, पढ़ाए होंगे वहां पर कि पहला साल में जो है वो रेट और ब्याज जो है वो बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट में। और अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ते हुए आए हैं कि पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी बराबर होता है, मतलब बोल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज भी है 1 साल का, ठीक है। तो अब जरा सोचिए, अगर प्रिंसिपल 10 है, 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। मतलब इधर वाला जो है वो प्रिंसिपल है, इधर वाला अमाउंट, ठीक है। अब हम अगर टाइम की बात करते हैं, यहाँ पर टाइम अगर यहाँ पर 2 साल ले लेते हैं, ठीक है। तो जितना टाइम रहेगा इस चीज को उतना बार लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आता है 100, यहाँ पर आता है 121। ब्याज की बात करें तो मिल रहा है, ये 100 था, हो गया 121, मतलब 21 क्या मिल रहा है हमको, ब्याज मिल रहा है। तो ये जो 100 है वो हमारा प्रिंसिपल है, 2 साल प्रिंसिपल है, और ये जो है वो अमाउंट है 2 साल का, ठीक है, 2 साल का अमाउंट है। और ये जो 21 है वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। अब देखिए ये जो हम लोग 2 बार देखे हैं, इसको हम एक तरह से आप और भी कर सकते हैं। जैसे 10 से क्या हो रहा था, 11 हो रहा था, तो 2 साल बोला है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर ही तो हो रहा है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, मतलब 2 साल बोला है तो आप स्क्वायर यहाँ कर दीजिए। 3 साल बोलेगा तो क्यूब कर दीजिए, और यहाँ पर आपको इससे करना है तो 3 बार लिखेंगे,
ठीक है, ये तो 2 साल का हुआ। इसको आप डायग्राम को याद रखिएगा कि इधर वाला प्रिंसिपल, इधर वाला अमाउंट, इधर वाला चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो शायद लाइट आ गया है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा व्हाइट दिख रहा होगा, तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं पहले, है ना। देखिए अब आपको बोर्ड अच्छा से दिख रहा होगा। देखिए ये जो डायग्राम है वो 100 और इधर इधर प्रिंसिपल, इधर अमाउंट, इधर चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब यही 3 चीजों में से 2 चीज दिया हुआ है या तीसरा चीज आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये होता है रेशियो मेथड। तो इसको हम 3 साल के लिए आपको करके दिखा देते हैं। अगर यहाँ पर 2 साल के जगह पे अगर हम 3 साल ले लें, टाइम अगर 3 साल ले लें, तो देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस होगा। इसको आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद है। देखिए 3 साल बोला है तो इसको बस कुछ नहीं करना है, आप 3 बार इसको लिख लीजिएगा। इसको करेंगे तो क्यूब हो जाएगा 1000, इसका क्यूब हो जाएगा 1331। ठीक है, यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है 331, मतलब इधर वाला हो जाएगा प्रिंसिपल, इधर वाला हो जाएगा अमाउंट, इधर वाला हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फिर से यहाँ पर आप 3 बार लिख रहे हैं और गुना कर रहे हैं, मतलब क्यूब ही तो कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ऐसे कर लीजिएगा कि 10 से ये 11 हो रहा था 1 साल में, 3 साल का निकालना है तो यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, डायरेक्ट ये 1000 और ये 1331 आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 331 ये चक्रवृद्धि का जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कहाँ यूज करना है, सक्सेसिव मेथड कहाँ यूज करना है, वो हम आपको समझाते हैं पहले। अगर देखिए यहाँ पर रेट 10% था, ये तो नॉर्मल सा रेट था, इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी आराम से कर सकते थे और इस मेथड से भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेट जो है वो पूर्णांक के फॉर्म पर है, अगर रेट आपका पूर्णांक के फॉर्म पर रहता है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 16.2/3%, 16.2/3%, तो जरा 16.2/3 का मतलब क्या होता है, तो होता है 1/6 होता है। कितना होता है 1/6 होता है। तो ये जो 6 है वो हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है रेट भी है, साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। टाइम को अगर हम मान लेते हैं 2 साल, ठीक है, फिर हम 3 सालों के लिए बनाएंगे। देखिए इसका वैल्यू 1/6 मतलब 6 से कितना हो रहा है 7 हो रहा है। बाद कितना साल का क्या है 2 साल का, हम 2 बार लिख देंगे इसको। ठीक है, रेशियो में 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, कितना मिल रहा है ब्याज, तो 13 ब्याज मिल रहा है। मतलब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अगर इसी को हम उस तरह से लिखें कि 6 और 7 हो रहा था 2 साल में, इसका स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट 36 और 49 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगता है वैसे कर लेंगे। अगर इसी को हम 3 साल के लिए निकालते हैं, अगर हम इसका 3 साल का निकालते हैं, यहां पर लेते हैं 3 साल, तो कुछ नहीं होगा, बस ये 3 बार लिख लेना है। क्या करना है 3 बार लिखना है, 3 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करिए 6 का क्यूब हो जाएगा कितना आएगा 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। कितना होता है 343। डिफरेंस देखिए 13 में 6 जाएगा 7 बचा, 3 में 1 जाएगा 2 बचा, यहाँ पे 3 में 2 जाएगा 127। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप ये 3 बार लिखना नहीं चाह रहे हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करिएगा इस तरह लिखिएगा और फिर से क्या करें 3 साल के लिए डायरेक्ट क्यूब करिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 216, यहाँ आ जाएगा 343। ठीक है, और डिफरेंस देखेंगे तो डायरेक्ट कितना आएगा 127। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ रेशियो मेथड। ठीक है, तो अब जरा देखिए हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कहां पे हमारा रेशियो मेथड होगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है कि किसी को कम समझ में आया हो, लेकिन जब हम क्वेश्चन लेंगे एग्जांपल के तौर पर तो उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले हम कुछ वैल्यूज का टेबल बनाते हैं, उसको आपको याद रखना है, ज्यादा बढ़िया होगा उसको याद रखना। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखिए अभी हमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा, तो सक्सेसिव मेथड से ही हम लोग कुछ का वैल्यू याद रख लेते हैं, है ना, जैसे 2 साल का 3 साल का 4 साल का, है ना, तो कुछ रेट से जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें इधर लिखते हैं रेट, प्रिंसिपल को पहले मान लेते हैं 100%। यहाँ पर हमेशा क्या मान के चलना है प्रिंसिपल को मान के चलना है 100%। ये हमारा बेस फॉर्म है। ठीक है,
अब लिखते हैं यहां पर रेट, ठीक है। रेट के बाद CI कितना साल का, तो 2 साल का। फिर लिखेंगे CI 3 साल का, ठीक है। और फिर लिखेंगे 4 साल का। तो 4 साल का बहुत कम ही पूछता है, लेकिन जो पूछेगा वो सिर्फ हम वही बताते हैं, ठीक है। 4 साल के लिए देखिए 2 साल का अगर रेट का फॉर्मूला सक्सेसिव फॉर्मूला याद रखें, क्या याद रखें, 2r के बाद स्लैश और r², यही फॉर्मूला था। 3 साल के लिए 3r.3r² और r3। 4 साल के लिए क्या था, 4r.6r², 4r³ और r⁴ यही फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहले पूछता है 4%, फिर 5%, फिर 8%, फिर 10%, फिर 12%, फिर 15% और सबसे लास्ट में 20%। थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो जा रहा है, इसको ठीक से लिख देते हैं। 4%, 5%, 8%, 10%, उसके बाद 12%, 15% और लास्ट में 20%, ठीक है। तो देखिए 4 साल का, 2 साल के निकालने की कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिए। 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, पॉइंट यहाँ बीच में लगा दीजिए। 5 साल का बोलेगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10, डायरेक्ट लगा लीजिए। 8 का बोलेगा तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 दूनी 16। तो ये सारा परसेंटेज में होगा, परसेंटेज वैल्यू। यहां पर बोलेगा 10 का तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा 21%, ठीक है। थोड़ा सा ये ज्यादा अगर मतलब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये किसका वैल्यू है, तो थोड़ा सा इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। 5 का बोलेगा तो 5 दूनी 10.25%, ठीक है। 8 के लिए बोलेगा तो 8 का स्क्वायर 64 और 8 दूनी 16, इतना परसेंट। 10 के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट वो याद रखेंगे 21%, ठीक है। 12 के लिए बोलेगा तो 12 का स्क्वायर 144, 2 डिजिट पे लिखना है तो सिर्फ 44 लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा, 12 गुना 24 और 25, तो ये हो जाएगा 12%। 15% बोलेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 का सिर्फ 25 लिखेंगे, और 15 गुना 30 और 2 32, पॉइंट के बाद 32, ये हमारा 2 साल तक निकल जाएगा। 20% के रेट से बोलेंगे तो डायरेक्ट याद रखना है 44%, ठीक है। कैसे आएगा, किसी फॉर्मूला पुट करने से आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 3 साल के लिए। तो 4% के रेट से अगर आप ध्यान से देखें, 4% के रेट से अगर हम बोलते हैं तो कितना होता है, तो 4 का क्यूब करिए। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 2 डिजिट पे लिखना है। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 दिया 48, यहाँ पे 48 लिखिए, और 4 दिया 12। तो 3 साल का बहुत कम पूछता है ये सब रेट से। 3 साल का किसका पूछेगा हम सब बता देंगे आपको, ठीक है। 5 का बोल देंगे 5% रेट से 15.7625, इतना परसेंट, ठीक है। 8 साल की अगर हम बात करते हैं तो 8 साल का कितना हो जाएगा, तो 8 या 24 मतलब यहाँ पर डायरेक्ट याद रखते हैं 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512, तो सिर्फ यहाँ पर 12 लिखेंगे, 5 आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 और 3 छक 18 और 1 19 मतलब 192, ठीक है। और कैरी था 5 मतलब 97, सिर्फ यहाँ पे 97 लिखेंगे, 1 हो जाएगा क्या कैरी। तो 8 किया 24 और 1 कितना हो जाएगा 24 और 1 25, यहाँ पर तो इतना परसेंट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ 5% और 10% को कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि ये 5% और 10% का जो रेट है वो 2 साल के लिए पूछता है, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए सिर्फ आपको 2 ही वैल्यू याद रखना है। 5% के रेट से कितना होता है, तो डायरेक्ट याद रखेंगे 21.55 होता है, ये 5% के रेट से होता है। 10% के रेट से हम बताएंगे कितना होता है, तो 10% के रेट से अगर यहाँ पे याद रखेंगे तो 33.1% होता है, ठीक है। और 4 साल के लिए डायरेक्ट याद रखेंगे 46.41% होता है। बस यही जो दो वैल्यू है
यहां से ये एक 5% और एक 10%। ये जो दो वैल्यू है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देखिए एसएससी का प्रीवियस ईयर का, उसमें 5% और 10% का ही रेट जो है वो ज्यादा पूछता है। और जब भी पूछेगा 4 साल के लिए तो 5% और 10% के रेट से ही पूछता है, दूसरा रेट से नहीं पूछता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, ठीक है। अब आते हैं 12% के रेट से, ठीक है। तो 12% के रेट से 3 साल का, तो इसका पहले बाद में रखते हैं 12-15 का, पहले आप 20% देखिए। तो 20% अगर आप निकालते हैं तो सीधा आता है 72.8%। इसको आप यहाँ पे प्रूव करेंगे तो 20 का क्यूब कितना होता है 8, 20 का क्यूब कितना होता है तो 8000 होता है। तो 2 डिजिट पे 0 लिखा है, लास्ट में यहाँ पे 8 ही आएगा, 0 तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप निकाल के देख लीजिए 72.8% ही आता है। इसका अगर आप निकालते हैं, अगर आप इसका निकालते हैं तो कितना निकलेगा देखते हैं। 12 का क्यूब करते हैं तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। तो लास्ट में 2 डिजिट लेंगे 28, ठीक है, इतना परसेंट। अब आते हैं 12 का स्क्वायर, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 13, 3 1 3 और 1 4 और कैरी था 17। मतलब यहाँ पर कितना आएगा 7 2 9 और यहाँ पे आएगा 4 49 28 पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद कैरी जो 4 है वो आगे गिर जाएगा, 12 या 36 और 4 कितना 40, मतलब कितना बना 40.4928%। तो खैर एग्जाम में ये नहीं पूछता है, 2 साल तक ही पूछता है। इसके अलावा जितना भी अगर कोई रेट मिलता है जैसे 16% और भी सारा बहुत सारा रेट मिलेगा तो उसके लिए आपको 2 साल तक का ही पूछेगा, ठीक है। और रही बात फ्रैक्शन वैल्यू का, तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए रेशियो मेथड का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर 15% की बात करते हैं यहाँ पर, तो 15% के रेट से अगर देखें तो डायरेक्ट यहाँ पर 15 का क्यूब कितना होता है 3375 होता है। तो लास्ट में तो जाहिर सी बात है 2 डिजिट आएगा 75 आएगा, ठीक है। अब ये जो 33 है वो कैरी हो गया आगे। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 600 कितना हो गया 75, 675 और कैरी था कितना 33। तो 5 और 3 8, 7 3 10 और 1 10 का 0 हो जाएगा आगे, 7 यहाँ 7 हो जाएगा कैरी। तो 15 या 45, 45 और 7 कितना 52, मतलब 52.08 और 75% कितना बनेगा 3 साल का। तो ये जो टेबल है अगर आप सारा याद कर लेते तो बहुत बड़ी बात बढ़िया है, और अगर सारा याद नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 5% और 10% का जरूर याद रख लीजिएगा तीनों साल का, 2 साल 3 साल और 4 साल का। फिर यहाँ भी 2 साल 3 साल और 4 साल का। बाकी जो रेट है, बाकी रेट का कम से कम 2 साल का जरूर याद रखिएगा। 3 साल नहीं याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन पे जल्दी नहीं पूछता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस, अब हम लोग सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड के लिए कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं ताकि कंसेप्ट जो है हमारा थोड़ा सा क्लियर होगा, और ठीक है। बाकी तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर अभी जब तक हम आपको एग्जांपल नहीं देंगे तो आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा सा ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं। तो एग्जांपल हम पहला फर्स्ट लेते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 8000, प्रिंसिपल को मान लेते हैं 8000, एकदम आसान सा एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। और रेट मान लेते हैं 10%, एकदम नॉर्मल सा रेट ले रहे हैं 10%, और टाइम ले रहे हैं 2 साल, फिर 3 साल के लिए बताएंगे आपको, फिर 4 साल के लिए बताएंगे, ठीक है। देखिए अगर आप 3 रेट अगर इतना रखते हैं तो सबसे पहला मेथड क्या था सक्सेसिव मेथड। सबसे पहला मेथड जो था वो था सक्सेसिव मेथड। पहले हम इसी को बताते हैं, ठीक है। सक्सेसिव मेथड के लिए फॉर्मूला क्या था 2 साल के लिए, तो ये था। तो इक्विवेलेंट रेट निकालने से अच्छा है कि हम आपको क्या बताएं, इक्विवेलेंट रेट डायरेक्ट आपको हम टेबल के थ्रू याद करवा दिए। अगर आप फॉर्मूला से रेट निकालते तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन याद रहेगा तो और भी जल्दी बनेगा। तो जरा देखिए प्रिंसिपल को हम लोग सक्सेसिव मेथड क्या मानते थे 100%। 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 8000। हमको निकालना है 2 साल का, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता था सक्सेसिव रेट से, तो 10 गुना 20
और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 मतलब 1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 21। तो ये वैल्यू 21% जो है वो हम आपको 2 साल के लिए ऑलरेडी टेबल पर याद करवा चुके हैं। तो टेबल से याद रखिए ज्यादा बढ़िया है, मतलब हमको निकालना है 21% का वैल्यू। तो जरा समझिए 100 में 2 जीरो यहाँ कटेगा, 2 जीरो यहाँ, मतलब 1% का वैल्यू 80, तो 21 का निकालना है। तो 80 गुने 21 कितना हो जाएगा 8 1 8 और 8 2 16, कितना वैल्यू हमारा निकलेगा कैपेबिलिटी गैस 2 साल का। ठीक है, अब अगर इसको आप रेशियो से भी करना चाहते हैं तो रेशियो से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो का भी क्वेश्चन, रेशियो भी कहां पे यूज होगा अभी आपको चल जाएगा, सक्सेस कहां यूज होगा वो भी पता चल जाएगा। तो ये जो रेट है वो क्या है, नॉर्मल रेट है 10%, लेकिन अगर यहाँ पर पूर्णांक के फॉर्म पे आएगा तो सक्सेसिव फिर वहां पर फेल हो जाएगा, वहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए जब नॉर्मल रेट रहता है जैसे 10%, 5%, 20%, तो आप उसको सक्सेसिव से भी बना सकते हैं और रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। ट्री मेथड भी बताएंगे आपको, है ना, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए रेशियो मेथड, रेशियो मेथड क्या था, तो 10% रेट है, 10% यानी कितना होता है 1/10, मतलब कि ये 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यही था। 2 साल के लिए बोला है तो हम 2 बार लिख लेंगे या फिर स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 121। इस 100 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 8000। हमको क्या निकालना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब CI निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर ब्याज मिल रहा है 21। देखिए यहाँ भी हम 21% का वैल्यू निकाले थे, यहाँ भी क्या निकालना है 21 का वैल्यू। यहाँ पे जब कितना गुना ये हो रहा है तो 80 गुना हो रहा है, क्यों? क्योंकि 2 जीरो कटेगा तो 80 बचेगा यूनिट का वैल्यू। यहाँ भी क्या करेंगे हम 80 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये है हमारा रेशियो मेथड। अब हम लोग देखते हैं ट्री मेथड, इसी क्वेश्चन को देखते हैं ट्री मेथड से। ठीक है, तो इसको पहले आप नोट करिए। देखिए ट्री मेथड हमको इसी में समझा दे रहे हैं, है ना। ट्री मेथड क्या होता है, तो प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं 100, प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं 100। 2 साल का ट्री बनाना है, 2 साल किस तरह बनाएंगे, पहला साल और ये दूसरा साल। 10% के रेट से 100 में 10% ब्याज लगेगा तो 100, दूसरा साल 100, इस पर भी ब्याज लगेगा तो यहाँ पर 1। ठीक है, प्रिंसिपल है 100 का वैल्यू कितना 8000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये पूरा वैल्यू होता है, मतलब 10, 20 और 21, मतलब 21 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1680। ठीक है, तो अभी तो आपको आसान लग रहा होगा कि ट्री मेथड कहाँ टाइम लग रहा है, इतना सब बनाना है वो आंसर आ जाता है। लेकिन एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, उसका वैल्यू जो है इतना इजी नहीं रहेगा, है ना। और 3 साल के लिए पूछेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, 4 साल पूछ देगा तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर आपका वैल्यू कुछ अटपटा हो जाए जो 100 से कटेगा नहीं तब तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्री बनाने में जो है थोड़ा सा टाइम, यहाँ पर 2 सेकंड ही ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम आपका लग रहा है, वही 2 सेकंड बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो ट्री मेथड हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको सीखना है, क्योंकि ट्री मेथड हो सकता है बाई चांस कहीं पे यूज हो जाए, तो अगर आप जानेंगे नहीं तो यूज कैसे करेंगे। तो सिर्फ आपको सीखना है, क्वेश्चन पर जहां अप्लाई करने का जरूरत होगा वहीं अप्लाई करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं करना है, कहीं भी नहीं। और हम गारंटी दे रहे हैं कि 99% क्वेश्चन हम बिना ट्री मेथड से कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो ये हुआ 2 साल के लिए। अब अगर हम टाइम को यहाँ चेंज करते हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कैसे करेंगे, तो सारा मेथड हम मतलब 3 साल के लिए करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 साल है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला मेथड क्या था, सक्सेसिव। सबसे पहला मेथड था सक्सेसिव। जो पहले पढ़ चुके हैं उनको लग रहा होगा कि थोड़ा आसान सा चीज बता रहे हैं, लेकिन जो न्यू है, हम न्यू को भी लेकर साथ में चलेंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं दोबारा ये चीज। अगर 3 साल के लिए सक्सेसिव पूछा तो क्या करेंगे, 10% रेट था, तो 3 साल के लिए आपको डायरेक्ट टेबल में याद करवाए हैं, कितना होता है 10% के रेट से, तो 33.1% होता है 3 साल के लिए। तो 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 100%, मतलब 8000, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80,
ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, 33.1% का वैल्यू निकालना है, मतलब 80 गुने 33.1। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा 10, ये 0 0 कट जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 8, 8 × 24, 8 × 24 और 2 26, तो ये हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अगर इसको आप रेशियो से करते हैं, ठीक है, रेशियो मेथड, तो क्या करेंगे, 10 का मतलब 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, मतलब 10 पहले था प्रिंसिपल और अब क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होगा। 3 साल का बात कर रहा है तो आप क्यूब कर लीजिए या फिर डायरेक्ट इसको 3 बार लिख लीजिए, ठीक है। तो क्यूब करते हैं या 3 बार लिखते हैं, बात एक ही है, 3 बार लिख लीजिएगा, इस तरह से 3 बार लिख लेंगे, तो 10 का क्यूब ही हो रहा है लास्ट में 1000, और यहाँ पर क्या होता है 1331। ब्याज कितना मिल रहा है, तो 331, ठीक है। इस 1000 का वैल्यू मेरे पास है 8000, मतलब ये कितना गुना हो रहा है, तो 8 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, तो 8 गुना हो रहा है, मतलब कि ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 8 से गुना हो जाएगा। तो 8 × 1 = 8, 8 × 24 और 8 × 24 और 2 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ट्री मेथड भी सीख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए ट्री मेथड 3 साल के लिए। अब जब इसमें पता चलेगा आपको कि यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, 3 साल का हम ट्री बनाएंगे, ट्री बनाने में ही टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है। इतना देर हम लिख के अभी आंसर सॉल्व कर चुके होते हैं, ठीक है। तो 10% के रेट से यहाँ पर 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, इस पर भी ब्याज लगेगा तो 1, इस पर ब्याज लगेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और इस पर ब्याज लगेगा तो 0.1, ठीक है। इस 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8000। हमको कितना यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है 10, 10, 20, 10, 30, 31, 32, 35.1, मतलब अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालें तो 80, तो हमको निकालना है 33.1 यूनिट का, तो 80 गुने 33.1, पॉइंट हटाएंगे तो 10, ये 0 कट जाएगा, 16, 80। तो देखिए क्या हम ट्री मेथड से जल्दी कर पाएंगे। अभी हम आपको दिखाएं सक्सेसिव से भी यही चीज होता है, तो सक्सेसिव जो है वो ज्यादा बेटर है इससे, ठीक है, लेकिन रेशियो से भी होता है, लेकिन रेशियो में थोड़ा सा लगभग टाइम लग जाता है, लेकिन रेशियो कब यूज करना है, सक्सेसिव कब यूज करना है, वो अब आपको हम अभी बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। देखिए अब यहां पर अगर हम रेट को ले लेते हैं 11.1/9%, और इसको हम चेंज करके कर देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए क्या सक्सेसिव से कर पाना पॉसिबल है। यहाँ टाइम पहले हम 2 ही साल रखते हैं, उसका फिर हम 3 साल रखेंगे, ठीक है। देखिए अब बताइए क्या इसको हम सक्सेसिव से जल्दी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि सक्सेसिव से इसका रेट निकालना बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम रेशियो मेथड यूज करेंगे और ट्री मेथड भी यूज करके दिखाएंगे। दोनों में आप कंपेयर करिएगा कि रेशियो मेथड से जल्दी बनेगा कि ट्री मेथड से बनेगा। देखिए सबसे पहले बताते हैं रेशियो मेथड। यहां पर सक्सेसिव मेथड क्या हो रहा है, तो फेल हो रहा है, लेकिन सक्सेसिव मेथड के अलावा आपको रेशियो मेथड बताएंगे तो ट्री मेथड से जल्दी ही बनेगा, ठीक है। देखिए रेशियो मेथड इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिखते हैं, कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। तो 9 से कितना हो रहा होगा, 10। 2 साल का बात किया है तो 2 बार लिखेंगे। देखिए एग्जाम में आप तो इतना लिखेंगे नहीं, आपको पता है डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 9 से 10 हो रहा है, मतलब डायरेक्ट 81 से कितना हो रहा होगा, 100 हो रहा होगा, डायरेक्ट किसी भी लिखेंगे। एग्जाम में आप जल्दी कर पाएंगे इससे, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। जो चीज हम आपको यहाँ पर इतना लिख के दिखा रहे हैं, आप एग्जाम में डायरेक्ट देखिएगा फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/9। तो 2 साल के लिए बोला है 9 का स्क्वायर 81, 1 बढ़ेगा 10, 10 का स्क्वायर 100। तो डायरेक्ट आप ये चीज लिखिएगा एग्जाम में, ये चीज मत लिखना है, नहीं लिखना है, तो जल्दी बनेगा क्वेश्चन, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, 19। यहाँ पे ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कितना है, इतना है। देखिए यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, तो 9 × 9 = 9 × 72, मतलब 90 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 90 गुना हो जाएगा। 19 9 कितना होता है, 171, मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा रेशियो मेथड, ठीक है। इसको अगर आप ट्री मेथड से करते हैं तो
तो देखिए कितना टाइम लगता है, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। देखिए ट्री मेथड, तो ट्री मेथड से आपको देखिए यहाँ पर ट्री बनाने में ही ज्यादा टाइम लगता है। सबसे पहली बात यही, अभी 2 साल के लिए बताएंगे थोड़ा सा 2 साल में इसका ट्री जो है छोटा बनता है तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन ट्री बनाने में यहाँ पे क्या करेंगे समझिए, पहले ये फ्रैक्शन वैल्यू का यहाँ भी यूज करना पड़ेगा 1/9। इस बार जो है ट्री मेथड में अगर आप प्रिंसिपल को 100 मान के बनाते हैं तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, तो 2 साल के लिए बोला है तो ये जो नीचे है ना, ये नीचे उसका आप स्क्वायर को प्रिंसिपल मानिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है, प्रिंसिपल किसको मानेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, इसी को हम प्रिंसिपल मानेंगे। और 2 साल का निकालना है तो ट्री बना लीजिए 2 साल का। 81 मतलब कि 1/9 करना है, इसका 1/9 करेंगे 11 पूर्णांक 1/9 मतलब क्या होता है 1/9 होता है। इसका अगर हम 1/9 करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ भी 1/9 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका 1/9 करेंगे अगर यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 9 9 18 और 1 19 आएगा। ठीक है, मतलब कि 81 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। तो इसको आप कट करेंगे कितना बार में हो जाएगा 90 बार, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 90। तो हमको कितना निकालना है 19 का, तो 19 9 171। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो जो चीज आप ट्री बनाने के बाद यहाँ लिख रहे हैं रेशियो मेथड से, वो चीज आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख पाते हैं। जो हम लोग ट्री बनाने के बाद यहाँ लिख रहे हैं वो चीज रेशियो मेथड क्या किए, डायरेक्ट हम लिखते हैं 81/100। 81 का वैल्यू इतना, यहाँ पर 19 का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इतना लिखने से अच्छा है कि आप रेशियो मेथड यूज करिए, ट्री मेथड कहीं भी यूज मत करिएगा। बस आपको सीखना है कि ट्री मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, क्योंकि कहीं भी अगर कोई बाई चांस 1-2 क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो वहां पे हमको ट्री मेथड यूज करना है। आइंदा कहीं पे अगर जरूरत पड़ता है तो ही, नहीं जरूरत पड़ता है तो नहीं यूज करना है। 99% क्वेश्चन ऐसा होता है जो ट्री मेथड्स के बिना ही बनाया जा सकता है। और एसएससी में जो क्वेश्चन पूछता है 99% एसएससी का क्वेश्चन, सिर्फ एसएससी में बात कर रहे हैं, तो एसएससी या फिर रेलवे का क्वेश्चन सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों का एग्जाम कौन लेता है, टीसीएस ही लेता है। तो रेलवे हो या फिर एसएससी हो, तो उसका आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, तो जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन बिना ट्री मेथड से सॉल्व किया जा सकता है और बड़े ही आसान तरीके से। ठीक है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपना कमांड कहाँ बनाना है, रेशियो मेथड पर और सक्सेसिव मेथड पर। ये हम स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ 2 साल के लिए। अगर हम इसको 3 साल के लिए बना के देखते हैं तो देखिए ट्री मेथड और भी कितना लेंथी होता है। देखिए अगर हम 3 साल यहां मान लें, ठीक है, तो पहले तो हम इसको रेशियो से करते हैं, रेशियो मेथड। देखिए जैसे ही रेशियो मेथड का बात आएगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखिएगा कितना 1/9। ठीक है, तो रेशियो में क्या करना है, 3 साल बोला है, 3 9 का क्यूब डायरेक्ट किया है कितना 729, 9 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो डायरेक्ट आप एग्जाम में ये लिखिएगा गैप कितना का बन रहा है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, इतना का गैप बन रहा है। इसका वैल्यू कितना है ये दिया हुआ है, कितना गुना हो रहा है 10 गुना, मतलब 1 0 लग रहा है, यहाँ भी 10 से गुना करेंगे 1 0 लग जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्या ट्री मेथड से इतना जल्दी आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अब ये आया कैसे, जो न्यू है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो गया हुआ, ये आया कैसे तो हम समझाते हैं इसको पहले आप नोट कर लीजिए। देखिए या फिर हम फिर से बढ़िया से लिख दे रहे हैं, जो न्यू है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा इसको समझने में। 9 है तो रेशियो क्या होगा 9 से 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 साल बोला है तो 3 बार लिखेंगे, तो क्यूब जब करेंगे तो 729, यही चीज हम डायरेक्ट वहां पे लिखे थे। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट यही चीज लिखना है, क्यों 3 बार मल्टीप्लाई करना है मतलब क्यूब करना है, 9 का क्यूब 729 डायरेक्ट लिखेंगे, 9 से कितना होगा 10 होगा, 10 का क्यूब 1000 डायरेक्ट ये वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर कितना आया था, तो यहाँ पर आया था 271 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर 729 का वैल्यू दिया हुआ है इतना, 1 0 बढ़ गया तो इधर भी 1 0 बढ़ा देंगे 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्री मेथड यूज करते हैं, देखिए ट्री मेथड, अब देखिएगा इसमें कि कितना बड़ा डिफरेंस है ट्री मेथड दोनों का बनाने का तरीका में। टाइम भी ज्यादा लगेगा और थोड़ा सा लेंथी भी लगेगा।
ठीक है। और 4 से पूछेगा तो और भी ज्यादा लेने लगेगा। देखिए रेशियो है, निकालते हैं 1/9। तो इस बार प्रिंसिपल किसको मानना है, तो 3 साल बोला है तो 9 का क्यूब को प्रिंसिपल मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब 729। ठीक है। 3 साल का ट्री बनाएंगे तो देखिए ट्री बनाने में कितना टाइम लगता है, इतना देर में आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 1/9 करेंगे तो कितना आएगा 81, यहाँ भी 1/9 81, यहाँ भी 1/9 81। फिर से इसका 1/9 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये बनाने से ज्यादा अच्छा है, ये राइट यहाँ लिखते हैं। इसका 1/9 कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो 9 लिखेंगे। फिर इसका 1/9, इसका 1/9, यहाँ पे 9 और इसका 1/9 1। ठीक है। अब जरा समझिए 729 यूनिट का वैल्यू है 729 जीरो, 10 गुना हो रहा है। तो हमको कितना निकालना है, तो आप इसको जोड़िए, पहले तो आपको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़िए कितना होता है, 9 9 18 और 18 सॉरी 9 3 27 और 1 28, 28 29 30 31 का एक हाथ में 3, 8 3 24 और 3 27, 101 271। तो ये चीज वहां पे डायरेक्ट हमारा आ जा रहा था, डायरेक्ट माइनस करने से 1000 में 729 को माइनस करने से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1 0 पड़ जाएगा। तो जो चीज है यहाँ पर आप ट्री बनाने के बाद लिख रहे हैं रेशियो मेथड, वो आप डायरेक्ट लिखते हैं तो उसमें जल्दी बनता है। ये मेथड जो है थोड़ा सा, किसी जमाने में ये मेथड बहुत ही अच्छा होता था, क्योंकि उसमें क्या था, ऑफलाइन एग्जाम होता था पहले, तो ऑफलाइन एग्जाम में टाइम भी ज्यादा मिलता था। लेकिन जैसे जैसे ये सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है, एग्जाम भी हमारा ऑनलाइन होता है, तो उसमें टाइम की कमी हो जाती है। तो टाइम की जब कमी हो जाती है तो ये मेथड वहां पर क्या होता है, फेल हो जाता है, मतलब टाइम इसमें ज्यादा लग जाता है। भले ही ट्री मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन जो है ट्री मेथड से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि ट्री बनाने में ही टाइम ज्यादा लग जाता है, यही दिक्कत है बस ट्री मेथड में, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अपने टाइम को बचाने के लिए हम ट्री मेथड का यूज नहीं करेंगे और ना ही बेसिक मेथड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड, यही दो मेथड में हमको अपना कमांड बनाना है। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको जितनी समझाएं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो एक चीज आपको और बताना है, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है। देखिए पहले आप इसको नोट करिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम इतना ही आप खत्म कर दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सारा प्रीवियस ईयर अपडेटेड क्वेश्चन टीसीएस का जो हाल फिलहाल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 2021 सीजीएल का, 2020 का, 19 का, है ना, ये सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको कुछ बताना है आपको। देखिए यहाँ पर अगर आप पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं या एग्जाम दे चुके हैं या क्वेश्चन देख चुके हैं तो आपको क्वेश्चन पे क्या दिखता होगा, तो दिखता होगा कि ब्याज अर्धवार्षिक है, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना, या फिर क्या होता है तिमाही संयोजित हो, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, ब्याज मतलब 4 मंथ में संयोजित हो, इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो उसमें क्या करना है, क्या होता है, क्या कंसेप्ट लगता है, वो समझते हैं। देखिए पहले लिखते हैं इफ interest is compounded half yearly, हिंदी में लिखता है यदि ब्याज अर्धवार्षिक या फिर कभी कभी बोल देगा 6 माही, बात एक ही है, अर्धवार्षिक बोले या 6 माही बोले, 6 माही संयोजित हो। ठीक है। तब हम नया रेट क्या होगा, न्यू रेट। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर अभी हम आपको एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको। देखिए नया रेट, पहले कुछ रेट दिया हुआ रहेगा, तो लेकिन जब अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो रेट भी चेंज हो जाएगा और टाइम भी चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा वो देखिए। तो पुराना जो रेट होगा इनिशियल रेट, ये जो रेट है वो आपको 12 महीना के लिए पर एनम, मतलब 1 साल के लिए रहता है, मतलब 12 महीना के लिए पुराना रेट जो है वो आपका 12 महीना के लिए रहता है। इनिशियल रेट जो है वो 12 महीना के लिए, लेकिन बोला है अर्धवार्षिक रेट आपको 6 महीना पर लेना है, ब्याज जो है 6 महीना पर लेना है। तो 6 महीना के लिए हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब ये 12 नीचे 6 ऊपर आ जाएगा, 6 से कट करेंगे तो मतलब ये आधा हो रहा है। ठीक है।
तो टाइम की अगर बात करें तो जरा सोचिए, पहले जो है ब्याज जो है वो 1 साल पूरा पूरी लगता था, मतलब एक बार देने के लिए जाते थे हम लोग ब्याज। लेकिन अब जब 6 माही होगा तो हम ब्याज एक बार 6 महीने के बाद यहाँ पर देंगे 6% के रेट से, और एक बार फिर यहाँ पर देंगे 6% के रेट से। तो ब्याज देने के लिए हमको 2 बार जाना पड़ेगा, मतलब टाइम जो है वो 2 बार हो गया, मतलब 2 साल टाइम हो जाएगा, टाइम डबल हो जा रहा है ना। तो इसी चीज को आपको याद कैसे रखना है वो समझिए। यहाँ पर रेट जो है, पुराना रेट 12 महीना के लिए था, इसलिए नीचे 12 लिखेंगे। निकालना है कितना, अर्धवार्षिक 6 महीना के लिए, 6 से गुना कर देंगे। कट करते हैं 2 बार में, कितना आ गया, कट करते हैं 2 बार में, मतलब इनिशियल रेट जो है, इनिशियल रेट जो है वो क्या हो गया, आधा हो गया। अगर न्यू रेट टाइम की बात करते हैं तो जो पुराना टाइम था, टाइम इनिशियल टाइम, वो क्या हो जाता है, तो वो हो जाएगा डबल, इसका उल्टा हो जाता है, 2/1 कर देंगे। जो यहाँ पर 1/2 कर रहे थे, यहाँ पर वहां पे क्या जाएगा 2/1, उल्टा हो जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 से गुना करते हैं। इसको आप यहाँ ना लिखिए, अगर यहाँ लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मतलब इनिशियल रेट जो है वो पहले 12 था, अब निकालना है 6 के लिए, हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2 पहले कर रहे थे, अब टाइम निकालना है तो उल्टा करेंगे, 2/1 करेंगे, ठीक है। मतलब कि इनिशियल टाइम जो है, इनिशियल टाइम जो है वो क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे रेट जो था पहले था 10%, ठीक है, और टाइम था 2 साल। अगर ये अर्धवार्षिक संयोजित होगा, अगर ये अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो नया रेट अगर बात करते हैं, न्यू रेट, तो क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, आधा कर देंगे। और टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम, न्यू टाइम। तो न्यू टाइम की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4 साल हो जाएगा। तो ऐसे ही चेंज होता है। अब हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस रेट से कोई लेना देना नहीं होगा, जो नया रेट और नया टाइम निकलेगा उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हाफ ईयरली कंपाउंडेड, मतलब अर्धवार्षिक। इसी तरह आपसे पूछा जाता है क्या, क्वार्टरली कंपाउंडेड, मतलब कि तिमाही संयोजित हो, फिर 5 माही, फिर 8 माही, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आपको भी सारा बताएंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट करिए। देखिए, अगर यहां पर लिख देगा, इसको हम मिटा लेते हैं, पूरा नहीं मिटाते हैं, जहां पर जरूरत है उतना ही मिटाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर यहां पर हाफ ईयरली के जगह पे बोलते कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली, ठीक है, मतलब कि ब्याज जो है, ब्याज जो है वो तिमाही संयोजित होगा, तिमाही, ठीक है। कभी कभी लिख देता है त्रैमासिक, मतलब वही बात है, त्रैमासिक संयोजित होगा। तो उसमें क्या होता है, रेट जो है, पुराना रेट जो था, इनिशियल रेट, इनिशियल रेट वो था 12 महीना के लिए। हमको निकालना है कितना, 3 महीना के लिए, 3 से गुना करेंगे, तो 3 से मतलब 1/4, मतलब कि इनिशियल रेट जो है, इनिशियल रेट जो है वो 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो टाइम क्या होगा, उसका उल्टा हो जाता है। टाइम क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। कैसे होता है पता चल जाएगा। ये 4 1/4 होता है, 4/1 मतलब 4 से गुना हो जाएगा। कैसे हुआ समझिए, एग्जाम्पल तो समझाते हैं। अगर रेट 10% है, ठीक है, और टाइम है 2 साल, ठीक है, टाइम है 2 साल, तो जरा सोचिए यहाँ पर अगर 3 महीना की रेट देना है, 3 महीना में, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर रेट को 15 मान लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि 3 माइनस 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड होगा ना, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर 8%, ठीक है। देखिए, अब रेट क्या होता है, 4 से डिवाइड होगा, मतलब रेट, नया रेट जो बोलेगा, न्यू रेट, तो वो क्या होगा, 2% हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2% हो जाएगा। रेट क्या हो गया, 2%, 1/4 कर देंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 साल हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 8 साल। खैर एग्जाम में 8 साल तक का नहीं पूछता, वैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर रेट 4 से डिवाइड करेंगे तो टाइम 4 से गुना जाता है। कैसे होता है समझिए, हमको 8% रेट साल भर में देना था, अब अगर 3-3 महीना में देंगे, पहला 3 महीना में कितना देंगे 2%, फिर अगला 3 महीना में 2%, फिर अगला 3 महीना में 2%, ठीक है। तो कंपाउंडेड में 8% से ज्यादा ही देंगे, लेकिन एक्चुअल में 8% को 3 बार में तोड़ के दिए तो 2% करके। अब जरा सोचिए टाइम कितना हो गया, तो 3 महीना दे रहे हैं, तो बाकी ही है 1 साल का हुआ यहाँ पे टोटल 2 2 4 2 6 2 8% हो गया पूरा कवर। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो 8% से कुछ ज्यादा ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए टाइम पहले क्या था 2 साल था, लेकिन अब कितना लग रहा है, यहाँ पर देखिए पहला 4 महीना में दिए, फिर 4 महीना में, फिर 3 महीना देना है ना, तो पहला 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ पे कितना स्लोप चला गया 1 2 3 4, इसीलिए क्या किए इसको हम 4 से गुना कर दिए, ठीक है। तो 4 दूनी 8 साल हो जाएगा। मतलब कि यहां से पहले क्या था, यहां से डायरेक्ट यहां पर 8% देते थे, तो डायरेक्ट हम 2 साल में देते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको 3-3 महीना में देंगे, तो 3-3 महीना में देंगे तो 4 स्लॉट में देंगे, तो 4 स्लॉट में 4 गुना देंगे, मतलब 8 साल में देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि 4 माही संयोजित हो, 5 माही संयोजित हो और 8 माही संयोजित हो, तो क्या होता है, ठीक है। कंपाउंडेड फॉर 4 months, 4 months, ठीक है। मतलब कि 4 माही संयोजित, 4 माही संयोजित हो, ठीक है। तो जब 4 माही संयोजित होगा तब क्या करेंगे, तो 4 माही, तो यहां पर इनिशियल रेट कितना है 12 महीना के लिए हमको निकालना है, 4 महीना के लिए तो 1/3 हो जाएगा। इनिशियल रेट जो है वो 1/3, तो टाइम क्या हो जाएगा उसका उल्टा 3/1, मतलब 3 से गुना हो जाएगा। इसी तरह हम आगे लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल इसका नहीं दे रहे, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर पूछेगा इफ इंटरेस्ट compound is compounded monthly या for 5 months, मतलब 5 साल के लिए अगर बोले कंपाउंडेड है, मतलब यदि ब्याज 5 माही संयोजित हो, मतलब 5-5 महीने में ब्याज लगता है, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे, तो न्यू रेट क्या होगा, तो पुराना जो रेट होगा इनिशियल रेट, तो इनिशियल रेट जो था वो कितना महीना के लिए था 12 महीना के लिए, हमको निकालना है 5 महीना के लिए, 5 से भागा कर देंगे, सॉरी 5 से गुना कर देंगे ऊपर, तो 5/12, मतलब कि हमको न्यू रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, पुराना रेट को 5/12 से गुना करना होगा, ठीक है। अगर हम न्यू टाइम की बात करते हैं, न्यू टाइम की, तो इनिशियल रेट को क्या करना होगा, उसका उल्टा करना होगा। हम लोग यही तो पढ़े हैं, अभी पढ़ते हुए आए हैं, उल्टा हो जाता है, मतलब नया टाइम निकालने क्या करना होगा, ऐसा उल्टा 12/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12/5 करना होगा, किसके लिए, तो 5 माही संयोजित होगा तब, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन में पूछता है क्या 8 माही संयोजित हो, जब बोलेगा क्वेश्चन में कि 8 माही संयोजित हो तब कैसे करेंगे, देखिए इसको हम निकालते हैं ना, ऊपर उठ के बताते हैं 8 माही संयोजित के लिए, ठीक है। देखिए अगर यहाँ बोलेगा 8 माही संयोजित हो, ठीक है, यहाँ बोलेगा 8 माही संयोजित हो, तो क्या करेंगे, इनिशियल रेट और नया रेट में क्या अंतर होगा, तो नया रेट जब निकालेंगे तो पुराना रेट जो होता है 12 महीना के लिए हमको निकालना है 8 महीना के लिए, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, मतलब कि इनिशियल रेट जो है वो गुना हो जाएगा किससे 2/3 से,
तो नया टाइम क्या होता है, उसका नया टाइम निकालने के लिए इसका उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं याद रखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना। और कंफ्यूज नहीं होना है, जो हम बताएं उसको आप समझिए। इनिशियल रेट पूरा 12 महीना के लिए होता है, जितना महीना के लिए बोलेगा उतना ऊपर लिखेंगे, कट कर देंगे, कितना आ रहा है 2/3। तो डायरेक्ट याद रखिए कि जब 8 मंथ में संयोजित होगा तो डायरेक्ट इनिशियल रेट अगर न्यू रेट निकालना होगा तो इनिशियल रेट को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टाइम निकालना होगा तो उसका उल्टा मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्धवार्षिक संयोजित। उसके बाद क्वार्टरली संयोजित, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड, उसके बाद क्वार्टरली कंपाउंडेड, उसके बाद 4 मंथली कंपाउंडेड, 8 मंथली और 5 मंथली, सारा हो गया। ठीक है, मतलब 5 महीना में संयोजित, 8 महीना में संयोजित बोल दे, या फिर किसी भी और भी कुछ बोल दे, जैसे 4 महीना तो बता ही दिए, बोल दे 6 महीना में संयोजित होगा, ये बता ही दिए, बोल दे 7 महीना में संयोजित होगा, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, ऊपर में 7/12 करेंगे। तो एग्जाम में जो अभी फिलहाल करंट में जो पूछा जा रहा है, जो अपडेटेड जो तीसरे स्तर का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें क्या है, उसमें आपको देखने को मिलेगा 4 महीना, 3 महीना और हाफ ईयरली मतलब 6 महीना कंपाउंडेड, फिर बोलेगा 3 महीना, फिर 4 महीना, फिर 5 महीना भी देखने को मिला है और 8 महीना का भी देखने को मिला है। तो ये सब जो है वो अभी क्वेश्चन करंट में पूछे जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और उसमें हमारा कंसेप्ट जो है वो ज्यादा क्लियर होगा। अभी जितना समझ में आ रहा है, कुछ अगर डाउट है तो दोबारा वीडियो को देखिए और बार बार इसको रिवाइज करें, ताकि हम अगले वीडियो में जब आए तो आपका कंसेप्ट जो है पूरा अच्छे से क्लियर होगा, तो क्वेश्चन में आप खुद से अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको से मिलेंगे तब तक आप इसको बार बार रिवाइज करके अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।